हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इसेन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड है इस कंपनी का आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। इसमें उसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी, लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर डिसीजन क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो आईपीओ है, इसका आईपीओ 23 जून को ओपन हुआ था, 27 को क्लोज हो रहा है। मतलब आज सेकंड लास्ट डे है और कल इसका क्लोजिंग का डेट है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 101 टू 107 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 66.33 करोड़ का इशू साइज है, जो कि फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों किया जा रहा है। लेकिन कितने अमाउंट का किया जा रहा है ये नहीं बताया गया। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि 6 जुलाई 2023 का डेट रखा गया। अमाउंट 1,28,400 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पे जो रिजर्वेशन जो दिया गया है ना, इस क्यूआईबी को 26.55% का, एचएनआई को 19.95% का, रिटेल को 46.5% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर्स है पल्लव किशोर भाई दोषी, खुशबू चंद्रकांत दोषी और करिश्मा राजेश दोषी इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है, पोस्ट इशू 70% का होल्डिंग्स। मतलब कंपनी जो है, प्रोमोटर जो है 30% के स्टेक को सेल कर रही है थ्रू आईपीओ। अगर हम यहाँ पे इसके रेशियोज देखें तो पी रेशियो 16.5 टाइम का है, आरओसी 12.19% का, जो कि अच्छी खासी आरओसी दे रही है। 8.36 रुपीज़ का ईपीएस, जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.62% का देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी पर कुछ आउटस्टैंडिंग लोन है जिसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम लोग इसके सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे डे बाय डे का डे 1 सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार, और क्यूआईबी से तो पूछिए नहीं गाइस, क्यूआईबी बहुत ही ओवर देखने को मिला। जबकि क्यूआईबी कैटेगरी जो होते हैं ना, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो होती है ना, ये मतलब कि आखिरी के लास्ट डे पे ही अप्लाई करते, लेकिन डे 1 में ही बहुत ही शानदार सब्सक्राइब हुआ। जो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 5.26 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जो कि ओवर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम एचएनआई की बात करें तो 0.82%, ये फुल्ली भी नहीं हुआ है। मतलब कि एचएनआई से उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया डे 1 में। लेकिन रिटेल 4.16 टाइम का, जो कि ओवर देखने को मिला। मतलब कि यहाँ पे रिटेल और क्यूआईबी ये दोनों बहुत ही शानदार इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया है, लेकिन एचएनआई इस आईपीओ में नहीं की है और डे 1 में तो कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिला एज कम्पेयर टू क्यूआईबी एंड रिटेल। अगर हम टोटल देखेंगे तो 3.76 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा, ओवर देखने को मिल रहा। और गाइज यहाँ पे अगर हम लोग इसके बात करें कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, तो देखिए इसका बिजनेस मॉडल जो है 2002 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का कंपनी जो स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का, जो कि होम इम्प्रूवमेंट और होम फर्निशिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए मल्टीनेशनल मॉडर्न ट्रेड रिटेलर्स जैसे आईकीईए, वॉलमार्ट, केमार्ट, बेड बाथ बियॉन्ड, रस्टा, रंसवेन, कोल्स, क्रोगर्स एक्सेट्रा, इन सभी के लिए जो सो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का जो है सो मैन्युफैक्चर करके इसको एक्सपोर्ट करती है। प्लस मतलब कि विदेशों में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का जो प्रोडक्ट लिस्ट है, इसमें गाइस इंक्लूड द बाथ एरिया, एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल वगैरह ये सब देख सकते हैं। बहुत सारे इसके ये सभी प्रोडक्ट्स है, जो कि कंपनी का जो सो इसके लिस्ट है, प्रोडक्ट्स का लिस्ट है। इसमें कंपनी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स को कंपनी जो 3 ब्रांड के अंडर प्रीडोमिनेंटली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट और सेल कर रही है। पहला है गाइस शावर कर्टन्स के लिए ड्रैपेरी नाम से ब्रांड है। फिर सेल्फ लाइनर्स के लिए रनर, और आर्टिफिशियल प्लांट्स और प्लेसमेट्स के लिए जैसे यहाँ पे पपेरी नाम का ब्रांड है इसका। और कंपनी का जो यहाँ पे अगर देखिएगा तो कस्टमर बेस जो एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। सिर्फ एक ही सेगमेंट इसका कस्टमर नहीं है, बल्कि बहुत सारे सेगमेंट से कंपनी का कस्टमर है, और अलग अलग इंडस्ट्रीज से भी कंपनी का जो है यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ, अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी स्प्रेड किया गया, जिसमें इंक्लूड है गाइज, लेकिन लिमिटेड, ये इंक्लूड है गाइज होम फर्निशिंग। लेकिन ये होम फर्निशिंग जो है ये लिमिटेड नहीं है। होम डेकोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिस्काउंट डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। लेकिन ये सभी जितने भी है ना गाइस, ये सभी मतलब कि कंपनी के कह सकते हैं एक तरह से कंपनी का जो है सो कस्टमर्स है। लेकिन इसमें जो भी सो लिमिटेड कोई भी नहीं है। कंपनी जो है यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को 24 सेंचुरीज को भी जैसे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है, जो इसमें भी गाइस यहाँ पे चाइना, सऊदी अरब, यूएस, कतर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा, रोमानिया, डेनमार्क, पोलैंड, न्यूजीलैंड, यूएई, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कुवैत, बेल्जियम और स्वीडन और मैक्सिको जैसे देशों में भी कंपनी जो है सो 24 सेंचुरीज
को जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहा है, जिसमें गाइज यहाँ पे भी इसमें भी जैसे लिमिटेड प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करी, बल्कि जितना डिमांड हो रहा है उतना उतना प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद कंपनी को बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए गाइज, जैसे 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, प्लस कंपनी को बेस्ट सप्लायर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया आइकिया की तरफ से, 2 बार अवार्ड दिए चुकी है। यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छी खासी, लेकिन इसके जो कॉम्पिटिटर हैं बहुत ज़्यादा इसके कॉम्पिटिटर हैं, जिसके कारण इस कंपनी को मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पीट कर रही है। लेकिन अगर हम इसके फिनेंशियल देखें तो 21 में 104 करोड़ का एसेट्स है, 96.8 करोड़ का रेवेन्यू, 9.1 करोड़ का प्रॉफिट है, 22 में 118 करोड़ का एसेट्स, 118 करोड़ का रेवेन्यू, 5.1 करोड़ का प्रॉफिट है, 23 में 109 करोड़ का एसेट्स, 120 करोड़ का रेवेन्यू और 13.3 करोड़ का प्रॉफिट, डेट है 6.5 करोड़ का। तो गाइज यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखिएगा तो 22 में कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आया था, लेकिन 23 में एक सडन बूस्ट देखने को मिला है इसके प्रॉफिट में। तो ये जो कि बहुत बड़ा सस्टेनेबिलिटी को लेकर फ्यूचर में कंसर्न क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 20 तक कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा था, 25.8 करोड़ का, लेकिन 23 में कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है और 6.5 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक कंपनी, अच्छी कंपनी देखने को मिल रहा है, सुपर अर्निंग भी देखने को मिल रहा है 23 में। अगर हम इसके स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे देखिएगा तो ट्रस्टेड ब्रांड और स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज बना के रखा है। सोशली और इथिकली कंपनी कॉम्प्लिएंट फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है, जो कि कस्टमाइज और सस्टेनेबल स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का जो है यहाँ पे सोशली इथिकली कॉम्प्लिएंट फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है। अगर हम लोग बात करें तो वाइड स्प्रेड किया गया है इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस जो है उसका बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिससे गाइस कंपनी को के जो कस्टमर्स है, कंपनी के जो कस्टमर्स उनको सर्विस देने में एक अलग अलग मतलब कि डाइवर्स इंडस्ट्री वर्टिकल्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि डाइवर्स इंडस्ट्री वर्टिकल्स मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्री के में जो है फैला हुआ है इसके कस्टमर्स है, जिससे कारण गाइस कंपनी को सिर्फ एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। लेकिन रिस्क क्या है ना कंपनी का, कि कंपनी बहुत ये जो इसका जो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल और कमर्शियल सक्सेस जो है ना इसका लार्जली डिपेंडेंट है गाइस इसके इनोवेटिव स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सूटेबल जो होता है ना कस्टमर्स के नीड का जो सूटेबल होता है उस पर बहुत, इसके डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बहुत मतलब कि एक तरह समझिए कि अडॉप्ट किया गया है। और कंपनी का अगर बात की जाए तो पीपीडी और डिज़ाइन डिवीज़न जो है ना, अगर इसको मैनेज करना और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को अगर डेवलप करने में अगर कंपनी इनेबिलिटी साबित होती है तो गाइस कंपनी के बिजनेस पे मॉडल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकती है, जिसके कारण गाइस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स का जो यूटिलिटी है ना उसके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकती है। और इसके कारण इस कंपनी का कमर्शियल सक्सेस भी जो है ना, कंपनी का प्रोडक्ट्स का जो कमर्शियल सक्सेस है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गाइज इसके कस्टमर्स के सक्सेस के लार्ज एक्सटेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपनी के प्रोडक्ट्स का कमर्शियल सक्सेस पर। और इसकी वजह से गाइज अगर कस्टमर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो गाइज कंपनी के बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन, ऑपरेशन के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो पड़ सकता है। और ये कंपनी जैसे कुछ अपने प्रोडक्ट्स के लिए कुछ ही कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि गाइज इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना इसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो रेवेन्यू होता है ना ये कुछ ही कस्टमर्स होता है। और इसमें से अगर कोई भी कस्टमर्स या पे कंपनी एक या उससे ज़्यादा कस्टमर्स अगर कंपनी लॉस होता है तो गाइज कंपनी के ऑपरेशन का रिजल्ट और बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन फिर भी गाइज कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस देखने को मिल रहा है, प्लस इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल जो है ना, कॉम्पिटिशन लेवल ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और इसके कारण गाइज इस कंपनी में जो थोड़ा सा रिस्क बन रहा है इसके वजह से। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी देखें तो 48 रुपीज़ का और लगभग 44% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस, जो कि बहुत ही शानदार लिस्टिंग मिलेगी। और गाइज जिस आईपीओ में जिस तरह सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ही रेयर होंगे, क्योंकि गाइज और जिनको अलॉटमेंट होगा ना गाइज वो बहुत ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जीएमपी भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर रही है इसके कारण गाइज। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।